वेलकम टू इलेक्ट्रिकल स्टोर हाउस। आज के वीडियो में हम एस्टिमेशन ऑफ पावर वायरिंग के प्रश्न को हल करेंगे। पावर वायरिंग जैसे फैक्ट्रियों, मिलों, कार्यशालाओं, इन सब में मोटर और ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल करके उनका वायरिंग करना। पावर वायरिंग भारतीय विद्युत अधिनियम 50 व 51 के अनुसार किया जाता है। पावर वायरिंग से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी गई है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ हमने एक प्रश्न लिया है। प्रश्न क्या कह रहा है? चित्र में प्रदर्शित एक 5 हॉर्स पावर की पंपिंग सेट मोटर का शक्ति तार स्थापन कीजिए, मतलब पावर वायरिंग कीजिए। यदि सप्लाई 440 वोल्ट 50 हर्ट्ज़ 3 फेज की है, सामग्री की गणना कीजिए और लागत भी निकालिए। और ये चित्र दिया हुआ है प्रश्न में। ओके, मान लीजिए ये कोई वर्कशॉप है जिसमें 5 हॉर्स पावर का मोटर इंस्टॉल है, उसका हमें पावर वायरिंग करना है। यहाँ मेन स्विच दिया है जो कि इस दीवार से आधा मीटर की दूरी पे लगा है। यहाँ दरवाज़ा है, यहाँ विंडो है, इसकी लेंथ 3 मीटर है और इसकी भी लेंथ 3 मीटर है। ये जो 5 हॉर्स पावर का मोटर लगा है, इसकी इस दीवार से जो दूरी है वो 1 मीटर है और इस दीवार से भी दूरी 1 मीटर है। तो ये आपका प्रश्न है, इसी मोटर का हमें वायरिंग करना है। तो चलिए करते हैं। आप जानते हैं कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। उन्हीं स्टेप्स को हम लोग फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा, वो होता है एजम्पशन। क्या होता है? एजम्पशन होता है। ओके, तो यहाँ पर हमने पहला एजम्पशन माना है, मोटर की एफिशिएंसी 80% मतलब 0.8 है और पावर फैक्टर 0.8 है। तो 5 हॉर्स पावर का जो हमारा मोटर होता है उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 0.8 होती है और पावर फैक्टर 0.8 होता है। एफिशिएंसी और पावर फैक्टर आपने मशीन सेकंड में पढ़ा होगा, नहीं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। 1 हॉर्स पावर के लिए, 1 से 2.5 हॉर्स पावर के लिए, 2.5 से 5 हॉर्स पावर के लिए, 5 से 20 और 20 से अधिक के लिए एफिशिएंसी और पावर फैक्टर दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं। सेकंड एजम्पशन क्या है? वायरिंग का HR मीन्स हॉरिजेंटल रन 1.5 मीटर पर है। सपोज दैट ये वर्कशॉप है, ओके, और ये गेट है। तो जो हॉरिजेंटल रन होता है HR, जो इस तरीके से दीवालों पर कंड्यूट बिछा करके इसके अंदर से वायर जाते हैं, इसी को HR कहते हैं। और इसकी फर्श से ऊंचाई 1.5 मीटर है पावर वायरिंग के लिए। इस ऊंचाई को हम लोग 2.5 मीटर भी रख सकते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप HR को 2.5 मीटर पर रख के करते हैं या फिर 1.5 मीटर पे। तो यहाँ पर हमने HR की ऊंचाई फर्श से 1.5 मीटर ली हुई है। ठीक है। नेक्स्ट एजम्पशन है हमारा, मेन स्विच, मोटर स्विच एंड स्टार्टर की फर्श से ऊंचाई 1.5 मीटर है। ठीक है, मतलब जो मेन स्विच है, मोटर स्विच है, स्टार्टर है, ये सब फर्श से 1.5 मीटर पे लगे हुए हैं, मतलब HR पर ही लगे हुए हैं, इसी लाइन पर। ठीक है, तो इस तरीके से ही लगे हुए हैं 1.5 मीटर पर। नेक्स्ट एजम्पशन है हमारा, फाउंडेशन की ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। फाउंडेशन जिस पर हम मोटर को इंस्टॉल करते हैं, मोटर को डायरेक्ट हम इंस्टॉल नहीं करते हैं, पहले फाउंडेशन बना लेते हैं और उस फाउंडेशन पे हम लोग मोटर को इंस्टॉल करते हैं। नेक्स्ट एजम्पशन है हमारा, 5 हॉर्स पावर मोटर के लिए DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। मशीन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 5 हॉर्स पावर तक के लिए हम लोग DOL स्टार्टर का प्रयोग करते हैं।
5 से 20 हॉर्स पावर तक हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग करते हैं और 20 हॉर्स पावर से अधिक के लिए हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ये सब जो स्टार्टर हैं आपके स्क्वायरल केज रोटर के लिए होते हैं और जो रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर होता है वो स्लिप रिंग मोटर के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट एजम्पशन है मोटर स्विच तथा स्टार्टर दीवार पर लगाया गया है। ठीक है, आप स्टैंड पर भी लगा सकते हैं लेकिन इस क्वेश्चन में हमने दीवार पर लगाया है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कैलकुलेशन ऑफ करंट की वैल्यू को फाइंड करना। वी नो दैट मोटर करंट I इक्वल टू Q अपॉन √3 इंटू ईटा मीन्स एफिशिएंसी इंटू V इंटू cos phi। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा मशीन में। ठीक, यहाँ Q इक्वल टू क्या होता है, हॉर्स पावर इंटू 735.5। ओके, तो हॉर्स पावर की जगह हम लोगों ने 5 लिख दिया है क्योंकि यहाँ पर 5 हॉर्स पावर की मोटर लगी है, इंटू 735.5 और √3 की वैल्यू हम लोग यहाँ रख देंगे 1.732 और एफिशिएंसी हम लोगों ने एजम्पशन में लिखा था 0.8, वोल्टेज 440 जो कि दिया है और वैसे भी 3 फेज है और cos phi पावर फैक्टर भी हम लोगों ने एजम्पशन में लिखा है 0.8। तो ये पूरी वैल्यू पुटअप करने के बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 7.54 एम्पियर। ठीक, तो मोटर करंट जो आएगा हमारा वो आएगा 7.54 एम्पियर। ये तो वो करंट है जिस पर हमारी मोटर नॉर्मली रन करती है। अब आप जानते होंगे कि जब हमारी मोटर स्टार्ट होती है तो वो एक्स्ट्रा करंट लेती है स्टार्ट होने में। जो मोटर्स होती हैं वो फुल लोड करंट की 5 से 7 गुना अधिक विद्युत धारा लेती हैं। अतः केबल की माप फुल लोड करंट का 1.5 गुना विद्युत धारा के अनुसार ज्ञात किया जाता है। ओके, इसलिए हम मोटर करंट को निकालने के बाद इफ़ेक्टिव करंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इफ़ेक्टिव करंट निकालते हैं। इफ़ेक्टिव करंट क्या होता है? इफ़ेक्टिव करंट I डैश इक्वल टू 1.5 इंटू मोटर करंट। ठीक है, जो मोटर करंट आया हुआ रहता है इसी में हम 1.5 का गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या करंट आ जाएगा 11.31 एम्पियर। तो हम जो भी मटेरियल जैसे मोटर स्विच हो गया, मेन स्विच हो गया, केबल हो गया, ये सब हम लोग इस करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे। ओके, इस करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग नहीं, इस करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग, मतलब जो इफ़ेक्टिव करंट हमारा आया रहेगा इस करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा केबल यूज़ करेंगे, कौन सा हम मोटर स्विच यूज़ करेंगे, किस रेटिंग का हम लोग मेन स्विच यूज़ करेंगे। ओके, तो ये जो हमारा करंट रेटिंग आया है इस करंट रेटिंग को हम पीवीसी इंसुलेटेड केबल में केबल की टेबल में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि 2.5 mm स्क्वायर एल्युमिनियम सिंगल कोर पीवीसी इंसुलेटेड केबल यूज होगा। ठीक है, तो इस करंट रेटिंग को हम पीवीसी इंसुलेटेड केबल की टेबल में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि 2.5 mm स्क्वायर का एल्युमिनियम सिंगल कोर पीवीसी इंसुलेटेड केबल यूज़ होगा 5 हॉर्स पावर मोटर की वायरिंग करने में। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो चलिए बढ़ते हम अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लेआउट डायग्राम बनाएंगे। लेआउट डायग्राम कैसे बनाते हैं? क्वेश्चन में जो चीज़ दी गई होती है वो तो पूरा एज इट इज़ बना लेते हैं, फिर उसके बाद जो मोटर दिया होता है इसके ऊपर हम लोग मोटर स्विच और स्टार्टर मतलब DOL स्टार्टर लगा देते हैं। ये इस तरीके से हमारा लेआउट डायग्राम बन जाता है। अब इस लेआउट डायग्राम को देखकर ही हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि सिंगल लाइन डायग्राम से ही हम लोग लेंथ ऑफ कंड्यूट, लेंथ ऑफ केबल को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए बनाते हैं हम लोग। तो ये हमारा रहा सिंगल लाइन डायग्राम। यहाँ पर हमारा
मेन स्विच लगा है, ये हमारा आईसी बोर्ड है, ठीक है, आईसी बोर्ड है और इसके ऊपर हम लोगों ने मेन स्विच लगा दिया है। फिर इधर हमारा यहाँ मोटर इंस्टॉल था, मोटर के ही ऊपर हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ पर एक और आईसी बोर्ड लगाएंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे TPIC मोटर स्विच, ट्रिपल पोल आयरन क्लेड मोटर स्विच, और उसके बगल में स्टार्टर लगाएंगे, DOEL स्टार्टर लगाएंगे। ओके, तो इस तरीके से हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम को बनाते हैं। देखिए यहाँ हमारा मेन स्विच था और यहाँ मोटर स्विच और स्टार्टर और यहाँ पर मोटर, तो हमने यहाँ पर उसी तरीके से मेन स्विच लगा दिया, मोटर स्विच, स्टार्टर और मोटर, ठीक। अब मेन स्विच और मोटर स्विच के बीच का जो डिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं लेआउट डायग्राम से। ये रहा हमारा मेन स्विच और ये रहा हमारा मोटर स्विच। ये टोटल लेंथ कितना है, 3 मीटर है ना, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3 मीटर है। ये मोटर जो इंस्टॉल है हमारा, ये इधर से 1 मीटर पर इंस्टॉल है, ठीक। और ये जो मेन स्विच लगा है हमारा, ये इधर से आधे मीटर पे लगा हुआ है। तो टोटल 3 मीटर, 3 में से ये पहले 1 मीटर कम किया तो कितना बचा, 2 मीटर। 2 मीटर में से हमने ये आधा मीटर और कम कर दिया तो कितना बचा, 1.5 मीटर। अब इस 1.5 मीटर में से ये जो मोटर स्विच और स्टार्टर होता है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये आधा मीटर हम लोग रखते हैं हमेशा। तो आधा मीटर और निकाल दिया तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, मेन स्विच से मोटर स्विच तक का, ये आ जाएगा हमारा 1 मीटर। तो उसलिए हम लोगों ने यहाँ पर 1 मीटर लिख दिया है, ठीक। और यहाँ से यहाँ तक जो कंड्यूट हम यूज़ करते हैं वो रिजिड कंड्यूट होता है, मतलब दृढ़ कंड्यूट होता है, ओके। और नंबर ऑफ वायर्स कितने रहेंगे, तो 3 फेज की लाइन है तो 3 वायर्स रहेंगे, RYB, ठीक। अब यहाँ पर हमने एक IC बोर्ड लगाया, ठीक, और यहाँ पर हमने एक मोटर स्विच लगा दिया और यहाँ पर DOEL स्टार्टर लगा दिया, ठीक। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे कनेक्शन कर दिया मोटर स्विच में। उसके बाद हम मोटर स्विच से स्टार्टर तक, जो कि इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 0.5 मीटर, मतलब आधा मीटर है। और यहाँ पर हम लोग हमेशा फ्लेक्सिबल कंड्यूट यूज़ करते हैं। हमने मेन स्विच से मोटर स्विच तक रिजिड कंड्यूट यूज किया, मोटर स्विच से स्टार्टर तक हम लोग फ्लेक्सिबल कंड्यूट यूज़ करते हैं, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है हमेशा मोटर स्विच और स्टार्टर के बीच का वो आधा मीटर होता है। अब इसके बाद हम लोग, ये सब हमारा कहाँ लगा हुआ है, HR पे, मतलब 1.5 मीटर पर लगा है ना, फर्श से 1.5 मीटर पर लगा है। तो ये देखिए फर्श से 1.5 मीटर पर लगा हुआ है। अब हम यहाँ से रिजिड कंड्यूट लगा करके हम क्या करेंगे, मोटर के टर्मिनल तक कनेक्शन करेंगे, ठीक। अब यहाँ पर भी देखिए वायर जो रहेंगे, नंबर ऑफ वायर वो 3 ही रहेंगे, और DOEL स्टार्टर से भी जो वायर निकलेंगे वो 3 ही निकलेंगे। यदि यहाँ पर स्टार डेल्टा स्टार्टर होता तो यहाँ से 6 वायर्स निकलते, ठीक है। तो अगर यहाँ स्टार डेल्टा स्टार्टर होता तो 6 वायर निकलते, लेकिन यहाँ DOEL स्टार्टर है इसीलिए 3 ही वायर निकलेंगे। तो यहाँ पर हमने 1.5 मीटर रिजिड कंड्यूट लगा दिया, क्योंकि जो HR है हमारा वो फर्श से 1.5 मीटर पर है। यहाँ पर हमने मोटर का इंस्टॉल किया है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हुई वो 1.5 मीटर हुई, जो कि हमने रिजिड कंड्यूट लगाया है। और यहाँ से मोटर टर्मिनल तक जो हम लोग कंड्यूट यूज़ करते हैं वो फ्लेक्सिबल कंड्यूट होता है, और इसका जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है 1.2 मीटर। कितना होता है, 1.2 मीटर फिक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो कंड्यूट यूज़ करते हैं हम लोग वो फ्लेक्सिबल कंड्यूट होता है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो होता है 1.2 मीटर, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग सिंगल लाइन डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। यदि आप 2.5 मीटर पर HR रखे होते तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो 2.5 मीटर होती, ठीक है। लेकिन हम लोगों ने 1.5 मीटर पर रखा था,
एजम्पशन में माना था, इसलिए ये 1.5 मीटर है। ओके, और ये 1.2 मीटर फिक्स होता है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक रिजिड कंड्यूट लगा, मतलब मेन स्विच से मोटर स्विच तक रिजिड कंड्यूट, मोटर स्विच से स्टार्टर तक फ्लेक्सिबल कंड्यूट, और स्टार्टर से मोटर टर्मिनल तक दोनों टाइप के कंड्यूट लगेंगे। स्टार्टर से फर्श तक रिजिड कंड्यूट और फर्श से टर्मिनल तक फ्लेक्सिबल कंड्यूट। ठीक, आई होप इतनी चीज़ आपको समझ आई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फाइंड द लेंथ ऑफ कंड्यूट एंड फाइंड द लेंथ ऑफ कंडक्टर। तो सबसे पहले हम लोग इस तरह का एक ब्लॉक बना लेते हैं। लोकेशन, नंबर ऑफ कंडक्टर, टाइप ऑफ कंड्यूट, साइज ऑफ कंड्यूट जो कि mm में होता है, लेंथ ऑफ कंड्यूट जो कि मीटर में होता है, और लेंथ ऑफ कंडक्टर जो कि मीटर में होता है। तो इस तरीके से हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं। अब लोकेशन में हम लोग क्या लिखते हैं, जैसा हमने अभी बताया था, मेन स्विच से मोटर स्विच तक, मेन स्विच से मोटर स्विच तक नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं, 3। तो ये देखिए नंबर ऑफ कंडक्टर 3 है। टाइप ऑफ कंड्यूट कौन सा था, रिजिड कंड्यूट था, तो रिजिड कंड्यूट हमने लिखा है। साइज़ क्या रहेगी कंड्यूट की, 19 mm, क्योंकि नंबर ऑफ कंडक्टर 3 है इसलिए हम लोग 19 mm के साइज़ का कंड्यूट यूज़ कर रहे हैं। ठीक, लेंथ ऑफ कंड्यूट कितना है, तो मेन स्विच से मोटर स्विच तक की जो लेंथ आई थी वो 1 मीटर आई थी, हमने लेआउट डायग्राम से फाइंड आउट किया था। देन लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग, नंबर ऑफ कंडक्टर और लेंथ ऑफ कंड्यूट का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर आ जाता है। तो 3 × 1 = 3। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे मोटर स्विच से स्टार्टर तक की। तो मोटर स्विच से स्टार्टर तक यहाँ पर नंबर ऑफ कंडक्टर कितने हैं, 3, तो 3 लिख दिया हमने। कैसा कंड्यूट यूज़ कर रहे हैं, फ्लेक्सिबल कंड्यूट, तो फ्लेक्सिबल लिख दिया। साइज़ वही रहेगी 19, क्योंकि नंबर ऑफ कंडक्टर 3 हैं। मोटर स्विच और स्टार्टर के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना होता है, आधा मीटर, 0.5 मीटर, तो ये हमने लिख दिया। अब लेंथ ऑफ कंडक्टर कैसे आएगा, हम लोग लेंथ ऑफ कंड्यूट और नंबर ऑफ कंडक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर आ जाएगा। अब इसी तरह हम लोग बात करेंगे स्टार्टर से मोटर टर्मिनल तक। तो स्टार्टर से मोटर टर्मिनल तक, ये रहा स्टार्टर और ये रहा मोटर का टर्मिनल, स्टार्टर से मोटर टर्मिनल तक। तो स्टार्टर से मोटर टर्मिनल तक कितने नंबर ऑफ कंडक्टर हैं, तो 3 ही नंबर ऑफ कंडक्टर है, तो 3 लिख दिया। अब यहाँ पर जो कंड्यूट है वो दोनों टाइप का यूज़ हो रहा है। यहाँ से स्टार्टर से फर्श तक रिजिड कंड्यूट यूज़ हो रहा है तो हमने रिजिड भी लिखा है, और फर्श से टर्मिनल तक फ्लेक्सिबल कंड्यूट यूज़ हो रहा है तो हमने यहाँ पर फ्लेक्सिबल कंड्यूट भी लिखा हुआ है। साइज़ 19 mm ही रहेगी क्योंकि नंबर ऑफ कंडक्टर 3 हैं। और लेंथ ऑफ कंड्यूट, तो रिजिड कंड्यूट की जो लेंथ होगी वो 1.5 मीटर होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। ठीक, क्योंकि HR हमारा 1.5 पे है, तो रिजिड कंड्यूट की जो लेंथ होगी वो 1.5 मीटर, और फ्लेक्सिबल कंड्यूट की जो लेंथ होगी वो 1.2 मीटर, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये फिक्स लेंथ होती है फर्श से टर्मिनल तक 1.2 मीटर। ठीक, रेयर कंडीशन में अलग होगी तो होगी, अदरवाइज फिक्स होती है। और लेंथ ऑफ कंडक्टर कैसे आएगा, हम नंबर ऑफ कंडक्टर और लेंथ ऑफ कंड्यूट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ये जो लेंथ ऑफ कंडक्टर होता है ये वाले कॉलम को हम ऐड कर देते हैं तो ये हमारा टोटल लेंथ ऑफ कंडक्टर आ जाता है। ठीक है, अब हम इसमें 10% एक्स्ट्रा भी लेते हैं क्योंकि तार को छिलना होता है, जोड़ना होता है, उसीलिए हम लोग क्या करते हैं 10% एक्स्ट्रा लेते हैं। तो जब हम इसका 10% निकालेंगे तो 1.26 आएगा और इस 1.26 को इसमें ऐड कर देंगे तो हमारा 13.86 आ जाएगा। ठीक है, तो अब दुकान पे आप जाएंगे तो आप ये तो नहीं कहेंगे कि 13.86 मीटर का हमें कंडक्टर दे दीजिए,
तो आप सीधे सीधे उसको अप्रॉक्स में 14 मीटर लिख लेंगे। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग लेंथ ऑफ कंडक्टर निकालते हैं। अब बात हुई लेंथ ऑफ कंड्यूट की, तो लेंथ ऑफ कंड्यूट कैसे निकालते हैं? तो देखिए, लेंथ ऑफ कंड्यूट के लिए यहाँ पर दो टाइप के कंड्यूट हैं, एक हमारा रिजिड है और दूसरा हमारा फ्लेक्सिबल है। ठीक, और जो कंड्यूट की जो साइजेज़ हैं वो सेम हैं, सारी साइजेज़ जो थी वो 19 mm की ही थी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग रिजिड कंड्यूट ले लेंगे जिसकी साइज़ क्या है 19 mm है, और फ्लेक्सिबल कंड्यूट ले लेंगे जिसकी साइज़ क्या है 19 mm है। तो रिजिड कंड्यूट में जो भी था उसको हम ऐड कर लेंगे। तो रिजिड कंड्यूट में क्या क्या था, देखिए यहाँ पे रिजिड कंड्यूट हमारा यहाँ पर है, तो 1, और रिजिड कहाँ है, यहाँ है, तो 1.5। तो 1 और 1.5 को हम ऐड कर लेंगे, ये हमने ऐड कर लिया है 1 को और 1.5 को, तो ये हमारा आ जाएगा 2.5। अब हम इस 2.5 का 10% एक्स्ट्रा ले लेंगे। ठीक है, 10% एक्स्ट्रा ले लेंगे तो आ जाएगा आपका 0.25, और इस 0.25 को इस 2.5 में ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2.75 मीटर, और इसको हम अप्रॉक्स में लिख लेंगे 3 मीटर। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग फ्लेक्सिबल कंड्यूट निकालेंगे। तो देखिए फ्लेक्सिबल कहाँ कहाँ पर है, फ्लेक्सिबल कंड्यूट हमारा यहाँ है 0.5 मीटर, और फ्लेक्सिबल कंड्यूट यहाँ है 1.2 मीटर। ठीक है, चलिए इसको ऐड करते हैं हम लोग। तो फ्लेक्सिबल कंड्यूट हमारा 0.5 मीटर और 1.2 मीटर, इसको जब हम ऐड कर देंगे तो 1.7 मीटर आ जाएगा, और हम इसका 10% एक्स्ट्रा ले लेंगे, तो 1.7 का 10% एक्स्ट्रा आएगा 0.17। ठीक, और इस 0.17 को हम 1.7 में ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 1.87 मीटर, और इसको हम अप्रॉक्स में ले लेंगे 2 मीटर। तो इस तरीके से हम लोग लेंथ ऑफ कंड्यूट को फाइंड आउट करते हैं। आई होप आपको लेंथ ऑफ कंड्यूट और लेंथ ऑफ कंडक्टर फाइंड आउट करना आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रिपेयर ऑफ लिस्ट ऑफ मटेरियल। लिस्ट ऑफ मटेरियल प्रिपेयर करना, तो हम लोग यहाँ पर लिस्ट बना लेंगे, सीरियल नंबर, नेम ऑफ मटेरियल विथ स्पेसिफिकेशंस, क्वांटिटी, रेट एंड कॉस्ट। ठीक, इस तरीके से हम लोग लिस्ट बना लेंगे। तो सबसे पहला मटेरियल होगा हमारा आईसी बोर्ड। ठीक है, ये आईसी बोर्ड इस साइज़ का होगा। ठीक है, ये कितना लगेगा, तो ये आईसी बोर्ड कहाँ लगाया गया है, तो ये आईसी बोर्ड आपका इस मेन स्विच के लिए लगाया गया है। ठीक है, इसकी क्वांटिटी कितनी है, 1 है, और ये 150 का आता है तो 150। दूसरा क्या है हमारा मटेरियल, आईसी बोर्ड, इसका जो साइज़ है वो ये है, तो ये आईसी बोर्ड कहाँ लगेगा, ये आईसी बोर्ड लगेगा आपका मोटर स्विच और स्टार्टर के लिए। ये देखिए ये आईसी बोर्ड लगा है ना मोटर स्विच और स्टार्टर के लिए, तो ये हमारा आईसी बोर्ड है। इसकी जो रेट होगी वो 200 होगी, तो कॉस्ट भी हमारा 200 आ जाएगा। नेक्स्ट मटेरियल है 15 एम्पियर 500 वोल्ट ग्रेड TPIC स्विच विथ फ्यूज यूनिट। ठीक है, तो ये स्विचेस हैं जो कि मेन स्विच और मोटर स्विच हैं। अब 15 एम्पियर का हमने कैसे डिसाइड किया, क्योंकि जो हमारी करंट आई थी वो आई थी 11.31 एम्पियर, तो जो हमारा स्विच लगेगा वो 15 एम्पियर वाला लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक मेन स्विच हो गया। ठीक, और ये हमारा मोटर स्विच हो गया, तो 2 क्वांटिटी हो गई। ये 300 का आता है तो 600 रुपये हो गया। ठीक, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट मटेरियल है हमारा कंड्यूट। कंड्यूट 2 टाइप के थे, रिजिड और फ्लेक्सिबल। इनकी साइज़ 19 mm ही थी। तो रिजिड कंड्यूट को हमने हल करके निकाला था, तो वो आया था हमारा 3 मीटर। ये 20 रुपये पर मीटर आता है, और तो 60 रुपये हो जाएगा। और फ्लेक्सिबल कंड्यूट जो था आया था हमारा वो 2 मीटर आया था, और ये आता है आपका 15 रुपये पर मीटर, तो 30 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट मटेरियल है कंडक्टर 2.5 mm स्क्वायर 500 वोल्ट ग्रेड PVC इंसुलेटेड सिंगल कोर एल्यूमिनियम केबल। तो ये हमने फाइंड आउट किया था 14 मीटर, निकाला था ना लिस्ट ऑफ मटेरियल लेंथ ऑफ कंडक्टर को ऐड करके, तो हमारा 14 मीटर आया था।
तो ये हमारा आता है 5 रुपये पर मीटर, तो इसको निकाल लेंगे तो ये हमारा 70 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 2.5 mm² का केबल यूज़ कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट मटेरियल हमारा कंड्यूट बेंड। कंड्यूट बेंड क्या होता है? जहाँ हमें कंड्यूट को मोड़ने की आवश्यकता होती है वहाँ पर हम कंड्यूट बेंड का प्रयोग करते हैं। तो ये लगेगा हमारा, इसकी जो साइज़ होगी वो 19 mm ही होगी, और ये कंड्यूट बेंड हमारा लगेगा 3, क्योंकि 3 जगह हमें कंड्यूट को मोड़ना है। ठीक, और ये 3 रुपये का एक आता है तो 9 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट मटेरियल है हमारा कंड्यूट कपलर। कंड्यूट कपलर, इसकी जो साइज़ होगी वो 19 mm होगी। कंड्यूट कपलर क्या होता है? रिजिड और फ्लेक्सिबल कंड्यूट को जोड़ने के लिए हम लोग कंड्यूट कपलर का प्रयोग करते हैं। ये एक प्रकार का कपलर है जो जोड़ता है। ठीक है, तो ये हमें कितना लगेगा? ये 2 लगेगा, इसकी क्वांटिटी 2 रहेगी। ये 2 रुपये का एक आता है तो 4 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट मटेरियल लगेगा हमारा निप्पल, जिसकी क्वांटिटी होगी 2। ये 2 रुपये का एक आता है तो 4। नेक्स्ट मटेरियल होगा हमारा बुशिंग, इसकी भी क्वांटिटी 2 होगी। ये 3 रुपये का एक आता है तो 6 रुपये। और नेक्स्ट मटेरियल लगेगा लॉक नट, इसकी क्वांटिटी होगी 4, और ये 2 रुपये का एक आता है तो 8 रुपये हो जाएंगे। ये तीनों कहाँ लगते हैं आइए समझते हैं हम। निप्पल का प्रयोग हम लोग फ्लेक्सिबल कंड्यूट को बोर्ड में जोड़ने के लिए करते हैं। ओके, तो फ्लेक्सिबल कंड्यूट हमारा यहाँ यूज़ हुआ है और यही बोर्ड है। तो यहाँ पर और यहाँ पर इन 2 जगहों पे हम लोग निप्पल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो 2 क्वांटिटी 2 हो जाएगी हमारी। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा? बुशिंग। तो बुशिंग का प्रयोग हम लोग रिजिड कंड्यूट को बोर्ड में जोड़ने के लिए करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो बुशिंग है, तो ये बोर्ड है और यहाँ पर ये हमारा रिजिड कंड्यूट था, तो यहाँ पर जोड़ने के लिए, और ये भी हमारा रिजिड कंड्यूट है तो यहाँ पर, तो 2 जगहों पर हम यूज़ कर रहे हैं बोर्ड के अंदर रिजिड कंड्यूट को ले जाने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग 2 बुशिंग्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लॉक नट की। तो लॉक नट का प्रयोग कहाँ करेंगे? लॉक नट का प्रयोग कंड्यूट्स को कसने के लिए करते हैं। ठीक है, तो निप्पल को भी कसने के लिए चाहिए, बुशिंग को भी कसने के लिए चाहिए, तो 4 लॉक नट चाहिए, उसीलिए हम लोग 4 लॉक नट प्रयोग कर रहे हैं। ठीक, ये 2 रुपये का एक आता है तो 8। अब हम बात करते हैं गुल्ली की। तो गुल्ली हमारा लगेगा लगभग 30, जो कि 2.5 रुपये प्रति डज़न आता है, तो 7.5 रुपये हो जाएगा। नेक्स्ट सैडल। सैडल क्या होता है? कंड्यूट को फिक्स करने के लिए दीवार में हम लोग सैडल का प्रयोग करते हैं। इसकी साइज़ क्या होगी? 19 mm, क्योंकि जो कंड्यूट है उसकी साइज़ 19 mm है, इसलिए सैडल की भी साइज़ 19 mm होगी। ठीक है, सैडल लगभग 30 लगेगा और 32 रुपये प्रति डज़न आता है, तो ये 80 रुपये का हो जाएगा। सैडल कुछ इस प्रकार का होता है, लॉक नट कुछ इस प्रकार का होता है, कंड्यूट बेंड कुछ इस प्रकार का होता है, कंड्यूट बुशिंग्स, जो हम लोग बुशिंग अभी यूज़ कर रहे थे वो कुछ इस प्रकार का होता है, और निप्पल कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक, नेक्स्ट मटेरियल है हमारा रैग बोल्ट। ठीक है, रैग बोल्ट कितना लगेगा? 8 लगेगा। ठीक, 5 रुपये का एक आता है तो 40 रुपये। ये रैग बोल्ट कहाँ यूज़ होता है? जो हम लोग आईसी बोर्ड या मीटर बोर्ड लगाते हैं, आईसी बोर्ड लगाते हैं, इनको दीवार पर कसने के लिए। ये देखिए 4 रैग बोल्ट, ये जो मेन स्विच लगाए थे इस आईसी बोर्ड को कसने के लिए, और 4 रैग बोल्ट मोटर स्विच और डीओएल स्टार्टर वाले आईसी बोर्ड को कसने के लिए। तो 4 और 4 8 हो गए। नट बोल्ट कितने चाहिए? नट बोल्ट भी तो 8 चाहिए। नेक्स्ट मटेरियल है हमारा स्क्रू। स्क्रू कितने चाहिए? लगभग 60 चाहिए, क्योंकि 30 सैडल्स थे। तो सैडल हमारा होता है, सैडल हमारा कुछ इस तरीके का होता है, तो एक स्क्रू इधर लगेगा, एक स्क्रू इधर लगेगा, तो 30 सैडल्स लग रहे हैं, तो टोटल 60 स्क्रू लगेंगे। ओके, नेक्स्ट मटेरियल है अर्थिंग सेट। अर्थिंग सेट कितना लगेगा? 2। ठीक है, क्योंकि किसी भी
मोटर पर हमें कम से कम 2 अर्थिंग ज़रूर करनी चाहिए, ये हमारा इंडियन इलेक्ट्रिकल रूल कहता है। ठीक, तो हम यहाँ पर 2 अर्थिंग कर रहे हैं, 2 अर्थिंग सेट का प्रयोग कर रहे हैं, जो कि 4000 का आता है, तो टोटल 8000 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा 8 SWG GI अर्थ वायर। ठीक है, ये भी लगभग 20 मीटर लगेगा, 2 रुपये पर मीटर आता है, तो 40 हो जाएगा। कॉशन प्लेट 1 लगेगा, 10 रुपये का आता है। और शॉक ट्रीटमेंट चार्ट। ठीक है, शॉक ट्रीटमेंट चार्ट क्या होता है, जब हम किसी प्रयोगशाला या लैब में एंटर करते हैं तो वहाँ पर जो निर्देश लिखे होते हैं उसी को शॉक ट्रीटमेंट चार्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये 1 लगेगा, 10 रुपये का आता है। अब हम क्या करेंगे कि जो ये हमारा कॉस्ट वाला कॉलम होगा उन सबको ऐड कर लेंगे। तो जब हम इन्हें ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, टोटल मटेरियल कॉस्ट। तो टोटल मटेरियल कॉस्ट कितना आ गया है, 9464.5 रुपये। तो ये हमारा टोटल मटेरियल कॉस्ट आ गया है। अब हम क्या करेंगे, लेबर कॉस्ट निकालेंगे, इमरजेंसी कॉस्ट निकालेंगे और सुपरविज़न कॉस्ट निकालेंगे। तो लेबर कॉस्ट हम लोग 20% निकालते हैं मटेरियल कॉस्ट का, तो यहाँ पर हमने मटेरियल कॉस्ट का 20% निकाल लिया है, तो इतना आ गया है। फिर हम इमरजेंसी कॉस्ट निकालते हैं 10% मटेरियल कॉस्ट का, तो मटेरियल कॉस्ट का 10% हमने निकाल लिया है, तो इतना आ गया है। फिर हम सुपरविज़न कॉस्ट निकालते हैं 10%, जो मटेरियल कॉस्ट होता है उसका हम लोग 10% सुपरविज़न कॉस्ट निकालते हैं, तो इतना आ गया है। अब हम क्या करेंगे, टोटल इंस्टॉलेशन कॉस्ट निकालेंगे। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, इमरजेंसी कॉस्ट और सुपरविज़न कॉस्ट को ऐड कर देंगे। तो इन सब को ऐड करने के बाद जो हमारा आएगा वो आ जाएगा टोटल इंस्टॉलेशन कॉस्ट। तो टोटल इंस्टॉलेशन कॉस्ट आ गया आपका 13,250.3 रुपये। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग मोटर का पावर वायरिंग करते हैं। तो 5 हॉर्स पावर मोटर की पावर वायरिंग करने में कम से कम मतलब लगभग 13,250 रुपये की लागत आएगी। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। थैंक यू।